फिक्र आपकी में अब समय है 2 मिनट में देश की 9 बड़ी खबरें दिखाने का। अगले 2 मिनट में आप एकदम अपडेटेड हो जाएंगे। देखिए, पहली बड़ी खबर जो इस वक्त है, झारखंड के लिए इंडिया गठबंधन ने 7 गारंटी जारी की है। हर महीने 7 किलो राशन और करीब 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। 7 गारंटी में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का भी जिक्र है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने संसद के शीतकालीन सत्र की तारीख का ऐलान कर दिया। उन्होंने बताया कि शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा। बड़ी खबर, वक्फ बिल पर संसदीय कमेटी की बैठक में आज भी हंगामा हुआ है। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने मीटिंग का बहिष्कार कर दिया है। विपक्ष के सदस्यों ने स्पीकर से कमेटी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल की शिकायत की। और गुजरात के आणंद में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट साइट पर हादसा हुआ। माही नदी पर निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने के बाद कई लोगों के फंसे होने की खबर है। घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम जारी है। बड़ी खबर आ रही है, यूपी में उपचुनाव के बीच राहुल गांधी एक दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे। चरुआ मंदिर में पूजा के बाद उन्होंने सड़क परियोजना का लोकार्पण किया। कलेक्ट्रेट परिसर में उन्होंने योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित दिशा बैठक में भी हिस्सा लिया। सांसद बनने के बाद उनका यह तीसरा रायबरेली दौरा है। इस बीच यूपी में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर योगी सरकार ने नियम बदल दिए हैं। अब अधिकारियों के नाम का पैनल यूपीएससी को नहीं भेजा जाएगा। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी नए डीजीपी का चयन करेगी। बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने विकिपीडिया पर एक्शन लेते हुए नोटिस भेजा है। विकिपीडिया के खिलाफ पक्षपात और गलत जानकारी की शिकायतें मिली थी। तथ्यों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट भी फटकार लगा चुका है। और मध्य प्रदेश सरकार ने सिविल सेवा में महिला आरक्षण 33% से बढ़ाकर 35% किया है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 50 साल की उम्र तक आवेदन कर सकेंगे। कैबिनेट बैठक में इन फैसलों पर मोहर लगाई गई। और भारतीय ओलंपिक संघ ने 2036 में होने वाले ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को पत्र सौंपा। सूत्रों के मुताबिक ये चिट्ठी 1 अक्टूबर को सौंपी गई। पीएम मोदी ने मेजबानी की इच्छा जाहिर की। आज फिक्र की शुरुआत दुनिया की सबसे पुराने लोकतंत्र के लिए बेहद अहम दिन की खबर के साथ कर रहे हैं। करीब 34 करोड़ की आबादी वाले अमेरिका में आज करीब 16 करोड़ वोटर्स अपना राष्ट्रपति चुन रहे हैं। करीब 8 करोड़ वोटर्स पहले ही मेल इन बैलेट और पोलिंग स्टेशंस पर जाकर अपने वोट डाल चुके हैं। पिछली बार की तुलना में यह आंकड़ा ज्यादा है, स्टार्टिंग के लिहाज से अगर देखें। और वोटिंग के बाद करीब 10,000 सेंटर्स पर वोटों की काउंटिंग होगी। अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनने के लिए डेमोक्रेट्स की उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन्स के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सब कुछ झोंक दिया है। यह सिर्फ अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव नहीं है, ये 2 अलग अलग विचारधाराओं वाले उन उम्मीदवारों के बीच टक्कर है जिनमें से किसी की भी जीत पर ग्लोबल ऑर्डर बदल सकता है। रूस, चीन, जापान, नॉर्थ कोरिया, ईरान, इजराइल समेत न जाने कितने देशों की अमेरिका में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव पर नजर है। कोई ट्रंप की नीतियों को पसंद करता है, कोई कमला हैरिस के साथ है। अमेरिका में चुनाव से ठीक पहले कई पोल हुए हैं। यहां तक कि वोटिंग के दिन आज भी कई पोल हो रहे हैं। इन पोल्स में किसे जीत मिल रही है ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले 2 तस्वीरें आपको दिखाना जरूरी है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए ये दोनों ही उम्मीदवारों का आखिरी कैंपेन था। ट्रंप लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं कमला हैरिस पहली बार राष्ट्रपति पद की दौड़ में है। पेंसिल्वेनिया की रैली में डोनाल्ड ट्रंप थोड़े भावुक नजर आए। उन्होंने स्टेज पर अपने बच्चों और दामाद को बुलाया, एक एक कर सभी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने उस पल को याद किया जब वो चुनावी कैंपेन की शुरुआत कर रहे थे और किस तरह उनके बच्चों ने उनके लिए मेहनत की। दूसरी तरफ कमला हैरिस फिलाडेल्फिया में मौजूद थीं और यहां कमला हैरिस के स्टेज पर मशहूर टीवी प्रेजेंटर ओपरा विनफ्रे नजर आईं। ओके, यहां पर कमला हैरिस के साथ ओपरा विनफ्रे हैं। ये बहुत बड़ा मैसेजिंग था, बहुत बड़ा मैसेजिंग था। और मिडिल क्लास का मुद्दा उठाने वाली कमला हैरिस ने उन्हें चुना जिनका बचपन भी बेहद मुश्किलों भरा रहा है। ओपरा विनफ्रे ने स्टेज पर यह सब बातें कहीं और कमला हैरिस के लिए वोट देने की अपील की है। लेकिन सवाल है कि आखिर आज अमेरिका किसके लिए वोट कर रहा है। कहा जाता है कि जिसने अमेरिका के स्विंग स्टेट्स में बाजी मार ली, 7 स्विंग स्टेट्स हैं, उसका अमेरिका का राष्ट्रपति बनना लगभग तय होता है। और यही वजह है कि ट्रंप हो या हैरिस, दोनों ने स्विंग स्टेट पेंसिल्वेनिया का दौरा कई बार किया है। यह अमेरिका का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है और जहां कुल 19 इलेक्टोरल वोट्स हैं। पेंसिल्वेनिया की अगर बात करें तो कहते हैं कि 34% जीत यहीं से तय होती है। यह द इकोनॉमिस्ट का कहना है। खास बात यह रही है कि 1948 के बाद से कोई भी डेमोक्रेट पेंसिल्वेनिया जीते बिना राष्ट्रपति नहीं बन पाया।
जो कमला हैरिस के लिए विशेष रूप से चिंता का विषय है। 1992 से 2020 तक सिर्फ एक बार 2016 में ऐसा हुआ कि पेंसिल्वेनिया में रिपब्लिकन पार्टी जीती। 2016 के चुनाव में पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप को हिलरी क्लिंटन से करीब 45,000 वोट ज्यादा मिले थे और वो जीतकर राष्ट्रपति बन गए थे। हालांकि 2020 में डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया में हार गए और जो बाइडेन को यहां से जीत मिली, जिसके बाद वो राष्ट्रपति बने थे। 7 स्विंग स्टेट्स में पेंसिल्वेनिया कमला हैरिस के लिए खास महत्व रखता है, क्योंकि राष्ट्रपति बनना है तो पेंसिल्वेनिया जीतना होगा। लेकिन समस्या यह है कि पिछले कुछ दिनों में जो सर्वे आए हैं वो कमला के लिए कुछ खास उत्साहजनक नहीं है। उन्हें बहुत ही मामूली लीड मिली है। अब जो अलग अलग सर्वे आए हैं उनकी बात करते हैं। मिर्च के सर्वे में कमला को 50% और ट्रंप को 48% वोट मिल रहे हैं, यानी मार्जिन सिर्फ 2% का है। द वॉशिंगटन पोस्ट के सर्वे के मुताबिक कमला 48% और ट्रंप 47% वोट के साथ है, यानी अंतर 1% का है। खास बात यह है कि सर्वे में करीब 3% वोट ऐसे शामिल हैं जिन्होंने अब तक कुछ भी तय नहीं किया है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स और सिएना पोल्स के ताजा सर्वे में ट्रंप और कमला हैरिस दोनों को 48% वोट मिल रहे हैं, यानी जिस पेंसिल्वेनिया को डेमोक्रेट्स का गढ़ कहा जाता है वहां ट्रंप करीब करीब बराबरी की टक्कर दे रहे हैं। और चुनाव नतीजों में कमला हैरिस को यह बातें काफी परेशान कर सकती हैं। हालांकि अमेरिका में एक बहुत बड़े चुनाव विश्लेषक हैं, उनका नाम है एलेक्स कैस्टेलिनोस। उनका मानना है कि कई पोल्स में ट्रंप को कम करके आंका जा रहा है। कई सर्वे कंपनियां घुमा फिरा कर एक ही पोल को बार बार दिखा रही हैं, जबकि सच्चाई यह है कि ट्रंप बड़ी जीत की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। खैर, ये एक दावा है और कल सुबह तक सारे दावों का रिजल्ट सामने आ जाएगा, लेकिन वो भी तब अगर मामला इतना नजदीकी नहीं रहा जितना अलग अलग पोल्स में दिखाई दे रहा है। अगर नजदीकी मामला रहा तो यह मामला नतीजों का लंबा खिंचेगा। अमेरिका में एक उम्मीदवार की जीत की बुनियाद पर दूसरे शक्तिशाली देशों से अमेरिका के रिश्ते टिके हैं। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को चलाने के लिए सबसे बड़ा दानदाता है। अमेरिका में जो भी फैसला होता है उसका भारत ही नहीं पूरे विश्व की राजनीति पर असर पड़ता है। आज 16 करोड़ अमेरिकी वोटर्स जब वोट कर रहे हैं तब उनके लिए जरूरी क्या है? ट्रंप का अवैध प्रवासियों को अमेरिका से हटाना और युद्ध रुकवाने का वादा, या फिर कमला हैरिस का टैक्स कम करना और मिडिल क्लास को राहत देने का वादा और इकोनॉमी को स्टेबल करने का वादा, महंगाई कम करने का वादा। दुनिया की नजर भी इन दो लीडर्स पर टिकी है। ऐसे में वो किसे राष्ट्रपति बनते देखना चाहते हैं ये भी समझते हैं। सबसे पहले रूस की बात करते हैं। चुनावी ट्रेंड को देखते हुए रूस का झुकाव ट्रंप की तरफ दिख रहा है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में उनके पुतिन से बेहतर रिश्ते थे। ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने से पुतिन को द्विपक्षीय संबंध बेहतर होने की उम्मीद है। पश्चिमी देशों के बैन से रूस के $350 बिलियन फंसे हैं। यह राशि रूस के कुल विदेशी मुद्रा भंडार की लगभग आधी है। यही वजह है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से रूस को थोड़ी राहत मिल सकती है। अब चीन की बात करते हैं। ईस्ट चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जोसेफ ग्रेगरी मैहोनी का यह कहना है कि दोनों ही उम्मीदवार चीन की नीतियों के खिलाफ हैं। हालांकि आम चीनी नागरिक और बिजनेस लीडर्स ट्रंप को पसंद करते हैं, लेकिन चाइना की लीडरशिप शी जिनपिंग की ट्रंप को पसंद नहीं करती है। उन्होंने बाकायदा माइक पॉम्पियो को बैन कर दिया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ट्रंप के पिछली बार जो थे। ट्रंप ने चीन का खुलकर विरोध किया, लेकिन चीन को उनकी नीतियों से ज्यादा नुकसान नहीं होने की उम्मीद है। जापान, साउथ कोरिया और ताइवान जैसे देशों की भी इन चुनावों पर पैनी नजर है। वो अभी अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए चुनाव का मूल्यांकन कर रहे हैं। अरब देशों की बात करें तो उनका झुकाव भी ट्रंप की तरफ नजर आता है। पश्चिम एशिया में युद्ध की वजह से अरब देशों की बाइडेन से नाराजगी जग जाहिर है, जबकि पहले कार्यकाल में ट्रंप ने इजराइल के साथ बहरीन और यूएई के रिश्ते सुधारने में मदद की। लेकिन कुछ मुस्लिम देश ट्रंप से नाखुश भी हैं, क्योंकि ट्रंप ने 2017 में अपना दूतावास तेल अवीव से यरूशलेम शिफ्ट कर दिया था। इंटरेस्टिंग बात क्या है, नेटो कंट्रीज जिसमें कई यूरो कंट्रीज भी हैं, वो ट्रंप को लेकर काफी चिंतित है, परेशान है। उनको लगता है कि नेटो की जो फंडिंग है अमेरिका की तरफ से वो कम हो जाएगी ट्रंप के आने के बाद। उनको इस बात का डर है कि कहीं यूक्रेन युद्ध एकदम से बंद ना हो जाए। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। भारत की तरह अमेरिका में चुनावी आचार संहिता जैसा कोई नियम नहीं है। अमेरिका में राष्ट्रपति उम्मीदवार आखिरी वक्त तक अपने लिए वोट मांग सकते हैं। यही वजह है कि 5 नवंबर से पहले की रात कमला हैरिस इस तरह लोगों के घरों में जाकर दरवाजा खटखटाती हुई नजर आईं।
ये 19 सीटों वाले स्विंग स्टेट पेंसिल्वेनिया की तस्वीरें। इंटरेस्टिंग बात क्या है, मैं आपको बताता हूँ। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जब वीडियो रिलीज किया गया तो जो कमला हैरिस के विरोधी हैं उन्होंने कहा कि कमला ने जानबूझकर ये सब स्टेज किया है, इसमें वो रियल टच नहीं है, क्योंकि कमला हैरिस का जो अपना घर है उसके बाहर फेंसिंग कर दी गई है। खैर, इस वीडियो में कमला हैरिस अपने सहयोगियों के साथ एक घर के बाहर पहुंची। महिला ने जैसे ही दरवाजा खोला वो कमला हैरिस को देखकर चौंक गई और फिर अपने पति को बाहर बुलाया। उन्होंने भी कमला हैरिस से बातचीत की। वैसे ट्रंप हो या फिर कमला, अगर वो कैंपेन नहीं भी कर रहे हैं तब भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और वो लगातार अपने कैंपेन की रील्स बनाकर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर डाल रहे हैं। यानी डोर टू डोर से लेकर फोन टू फोन तक चुनाव प्रचार में तरंगे जो हैं वो चप्पे चप्पे पर फैली हुई। अमेरिकी चुनाव की जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो शायद इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली होगी। अमेरिका में वोटिंग के बीच वॉशिंगटन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चुनाव से पहले सीक्रेट सर्विस ने व्हाइट हाउस की किलाबंदी कर दी है। व्हाइट हाउस के चारों ओर 8 फीट ऊंची स्टील रिंग लगा दी गई है। इसके साथ ही यूएस कैपिटल, ट्रेजरी डिपार्टमेंट के चारों तरफ भी बड़ा सुरक्षा घेरा बना दिया गया है। वहां भी बड़ी बड़ी लोहे और स्टील की बाड़ बना दी गई है। सिर्फ यही नहीं, कमला हैरिस के आवास नेवल ऑब्जर्वेटरी में भी स्टील रिंग लगा दी गई है। ये तस्वीरें इसीलिए भी अभूतपूर्व हैं क्योंकि अमेरिका के इतिहास में ठीक फाइनल वोटिंग के दिन महत्वपूर्ण ठिकानों पर इतनी सुरक्षा पहले कभी नहीं बढ़ाई गई। एक इंटरेस्टिंग आपको डिटेल बताना चाहेंगे। पिछली बार जब ट्रंप हारे थे तो आपने देखा था कि अमेरिका में किस तरीके से कैपिटल के पास तनाव पैदा हो गया था। लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि पिछली बार जब ट्रंप चुने गए थे, पिछली बार, तब भी उनकी स्वेरिंग इन के दरमियान भी वॉशिंगटन डीसी में लोग सड़कों पर उतर आए थे। एक बहुत बड़ा ग्रुप था जो उनका विरोध कर रहा था। खैर, अभी जो हालात है उसकी वजह है ये तस्वीरें। 6 जनवरी 2021 को ट्रंप के समर्थकों ने वॉशिंगटन के कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया था और इस दौरान गोलियां भी चली थी जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। आरोप लगे थे कि ट्रंप के समर्थकों ने इस हिंसा को अंजाम दिया और खुद ट्रंप ने इसके लिए अपने समर्थकों को भड़काया था। हालांकि इस मामले में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को बरी कर दिया था, जिसके बाद उन्हें राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की इजाजत मिली। इस बार अमेरिका को कैपिटल हिल का वो फ्लैशबैक परेशान कर रहा है। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए अमेरिका में बड़े स्तर पर सुरक्षा इंतजाम किए गए। 7 स्विंग स्टेट्स में भारी सुरक्षा है। पोलिंग बूथ पर बुलेट प्रूफ ग्लासेस, स्टील के मजबूत दरवाजे, जीपीएस ट्रैकिंग की व्यवस्था है। पोलिंग बूथ काउंटिंग सेंटर्स की ड्रोन से निगरानी हो रही है। काउंटिंग सेंटर्स के पास की इमारतों को जो है उस पर स्नाइपर्स जो है वो तैनात किए गए हैं। चुनाव कर्मचारियों के लिए पैनिक बटन की सुविधा दी गई है। वॉशिंगटन डीसी में 3000 से ज्यादा पुलिस फोर्स तैनात है। यानी एक तरफ वोटिंग जारी है तो वहीं दूसरी तरफ सीआईए, एफबीआई किसी भी तरह की अनहोनी को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। अमेरिका की 3 खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि चुनाव के दिन विदेशी सरकारें हस्तक्षेप कर सकती हैं। मतदान से ठीक पहले अमेरिका की खुफिया एजेंसी ODNI, एफबीआई और CISA ने इस तरह की आशंका जाहिर की है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनियों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में विदेशी ताकतें दखल देने की कोशिश कर रही हैं। यानी इस वक्त जब अमेरिका में वोटिंग हो रही है तब किसी न किसी तरह साजिश करके चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने इस तरह के कई अकाउंट्स को स्कैन किया है जिनके जरिए चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश हो रही है। इस पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर है। इसके अलावा वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट के रिसर्चर ने एक बड़ा खुलासा किया है। आज की रात पश्चिम एशिया में बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि ऐसा दावा किया जा रहा है कि आज अमेरिका में वोटिंग खत्म होते ही ईरान इजराइल पर बहुत बड़ा हमला कर सकता है। यह पूरी खबर इस रिपोर्ट में। क्या आज की रात इजराइल पर बहुत भारी पड़ने वाली है? क्या ईरान सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रहा था? क्योंकि इजरायली चैनल 10 की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान इजराइल पर हमले की तैयारियों में लगा है। आज की रात अमेरिका में वोटिंग खत्म होते ही ईरान मिसाइलों की बारिश कर सकता है। सेन डिफेंडर की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान 24 घंटे के अंदर इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। ईरान की 400 मिसाइलें और अर्श लॉन्ग रेंज ड्रोन रेडी टू लॉन्च मोड में हैं।
ईरान की खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल हमले के लिए तैयार है। इजराइल के मिलिट्री ठिकाने ईरान के मुख्य टारगेट हैं। हाइफा में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी ईरान के निशाने पर है। ईरान के Su-24 बॉम्बर्स टैक्टिकल बम से हमला कर सकते हैं। इसके अलावा ईरान में रूसी विमान की मौजूदगी से भी जबरदस्त हलचल है। रूसी एयरफोर्स का AN-148 विमान तेहरान पहुंच चुका है। आशंका है कि इस विमान से ईरान तक हथियार पहुंचाए गए हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि ईरान बस चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रहा था? ट्रंप ने भी इसे चुनावी मुद्दा बना लिया था। उन्होंने कहा था कि अगर कमला हैरिस जीतेंगी तो इजराइल का वजूद मिट जाएगा। लेकिन अमेरिका भी तैयार नजर आ रहा है। पश्चिम एशिया में अमेरिकी बॉम्बर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। अमेरिका ने 6 B-52H बॉम्बर तैनात कर दिए हैं। 2 बॉम्बर कतर बेस पर हैं, जबकि 4 की लोकेशन गुप्त रखी गई है। यानी हम कह सकते हैं कि पश्चिम एशिया में बड़े विध्वंस का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इधर चुनाव खत्म हुआ, उधर ईरान इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक कर सकता है। फिक्र उन अल्पसंख्यक हिंदुओं की करेंगे जो कनाडा में रहते हैं, खालिस्तानी हिंसा के शिकार हो रहे हैं और ट्रूडो की वोट बैंक पॉलिटिक्स में पिसने को मजबूर हैं। कल हमने आपको इसी शो में दिखाया था कि कनाडा में हिंदू सभा के मंदिर पर खालिस्तानी समर्थकों ने हमला किया था, हिंदुओं पर अटैक किया था। इस घटना के बाद वहां पर हिंदू आक्रोशित हैं। वो क्या नारे लगा रहे हैं, सबसे पहले वो सुनिए। रामचंद्र की, रामचंद्र की। और अपने तन को थोड़ा शांत करें, अपने तन को थोड़ा शांत करें। हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अपने तन को थोड़ा सा शांत करें। एवरीबॉडी प्लीज गो क्वाइट। अब सवाल यह है कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो पर इस विरोध प्रदर्शन का कितना असर पड़ने वाला है, क्योंकि जहां तक उनका सवाल है तो उन्होंने ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर पर हमले के बाद नपी तुली बेजान सी सरकारी भाषा में सिर्फ खंडन किया है। कहने को तो उन्होंने कहा कि बहुत कुछ हो गया है, लेकिन उनके सरकारी बयानों की भाषा एकदम सूखी हुई थी। इसे आप ऐसे समझिए कि कनाडा में हिंदू लाठी डंडों से पीटे गए, लेकिन ट्रूडो को खालिस्तानी समर्थकों की करतूतें दिखाई नहीं दी। कनाडा में हिंदू खालिस्तानी हमलों पर चीखते रहे, लेकिन ट्रूडो के कान उनकी चीखें सुनने के वक्त बंद हो चुके थे। कनाडा में हिंदुओं ने वी वांट जस्टिस के नारे लगाए, लेकिन ट्रूडो ने इस पर भी शायराना अंदाज में बस इतना ही कहा कि हम देखेंगे। और जब ट्रूडो को 2 दिन बाद भी हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा दिखाई और सुनाई नहीं दी, तो एक्शन के नाम पर खानापूर्ति करते हुए सिर्फ 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई। तो ट्रूडो को गहरी नींद से जगाने के लिए हजारों की संख्या में हिंदू खुद कनाडा की सड़कों पर उतारा है। उसी मंदिर के बाहर जुटकर भारी विरोध प्रदर्शन किया। खालिस्तानी झंडे के जवाब में तिरंगा झंडा और भगवा झंडे सड़कों पर लहराए गए। मंदिर के बाहर सियावर रामचंद्र की जय के जो थी वो गूंज सुनाई थी। हर हर महादेव के नारे लगे। लोगों ने वहीं पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। इसके बाद यहां से जब प्रोटेस्ट आगे बढ़ा तो पुलिस के साथ हल्की झड़प भी हुई। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले मंदिर के बाहर आक्रोश का ये दृश्य खुद देखें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। और अपने तन को थोड़ा शांत करें, अपने तन को थोड़ा शांत करें। हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अपने तन को थोड़ा सा शांत करें। एवरीबॉडी हनुमान चालीसा सभी लोग अपनी पूरी आवाज में जिस तरह से जय हनुमान जय गुणसार जय कपीर सत्यु लोक उजागर राम दूत तुलित बलधाम। हिंदुओं के विरोध प्रदर्शन की विशेष बात यह थी कि उन्होंने भी उसी भाषा में जवाब दिया जिस अंदाज में खालिस्तानी समर्थक जो लोग थे उन्होंने हमले किए थे। इनके विरोध से ऐसा लग रहा था कि अब कनाडा में रह रहे हिंदुओं को ट्रूडो सरकार पर भरोसा नहीं है। ऐसा लगा कि अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कि धार्मिक ज्ञान का असर इन पर नहीं होने वाला। ये लोग ट्रूडो की कूटनीतिक चाल, खालिस्तानी चरित्र और डबल स्टैंडर्ड वाले चेहरे को पहचान चुके हैं। यही वजह है कि अब कनाडा के हिंदुओं को सिर्फ और सिर्फ दोषियों के खिलाफ एक्शन चाहिए। इसके लिए ये लोग किसी भी हद तक जा रहे हैं। सबूत के तौर पर
आप ये वीडियो भी देखिए जिसमें कनाडा के हिंदू प्रदर्शनकारी और पुलिस दोनों ही आमने सामने। Where you guys were yesterday? Yeah, where you guys? They are protecting Khalistani. You are protecting everyone. Indian police is much better than you. कनाडा में हिंदुओं का यह आक्रोश इसलिए है क्योंकि ट्रूडो को कुर्सी पसंद है और इसी पसंद के चक्कर में खालिस्तानियों को हिंदुओं पर हमले का डिस्काउंट मिला हुआ है। वरना इन उपद्रवियों के विरुद्ध एक्शन लेना बहुत ही साधारण सी बात है, क्योंकि यह हमला दिन के उजाले में हुआ था और सभी खालिस्तानियों के चेहरे कैमरे में रिकॉर्ड हुए हैं। हिंदुओं की मांग यह भी है कि उन पर अटैक करने वाले खालिस्तानी समर्थकों को सजा मिले और हिंदुओं को इंसाफ मिले। लेकिन ट्रूडो न जाने किस दुनिया में है। वरना खुद सोचिए कि उनकी ही पुलिस के अफसर उस दिन खालिस्तान के एंटी इंडिया प्रोटेस्ट में क्या कर रहे थे। ये सबूत भी जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी के आधार पर अब कार्रवाई हुई है और गहरी जांच का सीन बन रहा है। इस वीडियो में लग रहे नारे आपको हम नहीं सुना सकते, क्योंकि इसमें भारत के विरोध में आवाजें हैं। लेकिन सबसे आगे मौजूद काली सफेद जैकेट पहने इस शख्स को देखिए। इसकी जैकेट पर लिखा है रेडर्स और इसके हाथ में खालिस्तान का झंडा है। इसके बारे में पता चला है कि यह कनाडा पुलिस का एक अधिकारी है, सार्जेंट हरिंदर सोही। हमले वाले दिन यह ड्यूटी पर नहीं था, बल्कि खालिस्तानियों के प्रोटेस्ट में शामिल था और हिंदुओं पर हमले वाली भीड़ का हिस्सा था। यह जानकारी सामने आते ही हिंदुओं का कनाडा की पुलिस पर से भरोसा पूरी तरह उठ गया है। इस मुद्दे पर हंगामा जब ज्यादा बढ़ा तो मंदिर पर हुए अटैक में शामिल पुलिस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। हरिंदर सोही पिछले 18 वर्षों से कनाडा में पुलिस में है। वो ऑफ ड्यूटी प्रदर्शन में शामिल था, जिसके बाद कम्युनिटी सेफ्टी और पुलिसिंग एक्ट के तहत उसे सस्पेंड किया गया और साथ ही इसके वीडियो की अब जांच भी की जा रही है। इस सब के बीच में कनाडा में हिंदुओं पर और हिंदू मंदिरों पर हुए हमले के बाद भारत सरकार सख्त है। कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने हमले की कड़ी निंदा की थी, कनाडा सरकार को चिताया था। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया से ट्रूडो सरकार को खरी खोटी सुनाई है। एस जयशंकर ने कहा कि कनाडा की ये घटनाएं दिखाती हैं कि वहां चरमपंथी ताकतों को कैसे राजनीतिक स्थान दिया जा रहा है। उन्होंने 3 घटनाओं का जिक्र करते हुए ट्रूडो सरकार पर 3 हमले भी किए। पहला हमला निज्जर मामले में ट्रूडो के झूठे आरोपों पर किया और कहा कि कनाडा ने सबूत दिए बिना आरोप लगाने का एक पैटर्न स्टैब्लिश कर लिया है। दूसरा हमला उन्होंने राजनयिकों पर कनाडा के रवैये पर किया और कहा कि कनाडा हमारे राजनयिकों को निगरानी में रख रहा है, जो अस्वीकार्य है। और तीसरा हमला कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर हमले को लेकर किया गया और कहा कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदुओं पर हमलों के बाद कैसे ट्रूडो पूरी तरह हर तरफ दुनिया में घिर चुके हैं, इसे कुछ बयानों से समझते हैं। Incidents which the gentleman there spoke about, and do look at the video. I think they would tell you, in a way, the political space today, which is being given to extremist forces there. So we believe in freedoms. We also believe freedom should not be misused. And have you had a talk about it? Exactly on the lines which I've spoken. अब कनाडा से लौटते हैं दिल्ली। आज देश की सबसे बड़ी अदालत से 2 बड़े निर्णय आए, जिसकी हर तरफ चर्चा है। इन फैसलों का सामाजिक असर होने वाला है। चुनावी मौसम में इसके राजनीतिक प्रभाव भी हो सकते हैं। पहला फैसला निजी संपत्ति को लेकर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 40 साल पुराना फैसला पलटते हुए कहा है कि सभी निजी संपत्ति का अधिग्रहण सरकार नहीं कर सकती। दूसरे फैसले में सुप्रीम कोर्ट से आज यूपी मदरसा शिक्षा एक्ट को मान्यता मिल गई है। मदरसों के लिए यह राहत ऑक्सीजन से कम नहीं है। दोनों खबरों पर हमने फिक्र के दर्शकों के लिए सरल शब्दों में पूरी फैक्ट फाइल तैयार की है। शुरुआत मदरसे वाली खबर से करते हैं। यूपी मदरसा शिक्षा एक्ट 2004 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उसे डिकोड करते हैं। पहले
इसे समझते हैं कि 70 पन्नों के जजमेंट में किन किन बिंदुओं पर जजों ने क्या क्या राय रखी है। यूपी मदरसा शिक्षा एक्ट से जुड़ी याचिका पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेपी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने सुनवाई की। 69वें और 70वें पन्ने पर निष्कर्ष है जिसमें यह बताया गया है कि मदरसा एक्ट सही है। हालांकि इस एक्ट के तहत मिलने वाली कुछ डिग्रियों को असंवैधानिक घोषित किया गया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मदरसा अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता। मदरसा अधिनियम के प्रावधान संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप है। ये धार्मिक अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। लेकिन अदालत ने यह भी कहा कि मदरसा बोर्ड फाजिल, कामिल जैसी उच्च स्तर की डिग्री नहीं दे सकता, जो कि यूजीसी अधिनियम के विपरीत है। ग्रेजुएशन की डिग्री को कामिल जबकि पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री को फाजिल कहा जाता है। राज्य सरकार मदरसा शिक्षा को लेकर नियम बना सकती है, लेकिन किसी छात्र को धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब मदरसों के लिए यह फैसला ऑक्सीजन वाली राहत देने के साथ साथ थोड़ा झटका देने वाला भी रहा। यह फैसला इस मायने में अहम है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय भी पलट दिया। 3 जजों की पीठ ने यूपी मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक करार देने का इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मदरसा अधिनियम को असंवैधानिक करार देकर हाई कोर्ट ने गलती की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महज संविधान के बुनियादी ढांचे के हनन का हवाला देकर किसी कानून को रद्द नहीं किया जा सकता। किसी कानून को सिर्फ तभी रद्द किया जा सकता है जब वो मूल अधिकार के खिलाफ हो, जबकि हाईकोर्ट ने इसे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बताया था। बेंच का कहना है कि मदरसा एक्ट लाना मदरसों के कामकाज में दखल नहीं है, जबकि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी धर्म विशेष का धार्मिक शिक्षा के लिए गलत बोर्ड का गठन करे। किसी उच्च न्यायालय के लिए ऐसी टिप्पणी बहुत मायने रखती है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता के मायने समझने चाहिए। हर धर्म के अपने संस्थान हैं, ऐसे में मदरसे ही क्यों, देश में मॉनेस्ट्री, मिशनरी, गुरुकुल भी चलते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वो सिर्फ धार्मिक शिक्षा देते हैं। इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश मदरसों के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। आज की तारीख में भारत का मुसलमान अपने आप को बहुत डेमोरलाइज्ड फील कर रहा है। ये फैसला जो है वो मैं समझता हूँ कि सभी लोगों के लिए, इंसाफ पसंद शहरियों के लिए बड़ा इत्मीनान बख्श होगा। जिस तरह से इन लोगों ने मदरसों को बदनाम करने की साजिश की, मदरसा टीचरों को ये लोग सैलरी नहीं दे रहे हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अच्छा नहीं है, उस पर ये लोग बात नहीं करते, लेकिन मदरसों पर बात करेंगे कि मदरसे आतंकवाद का अड्डा है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। हमारी बड़ी लड़ाई इस बात की थी कि मदरसों में सरकार की फंडिंग से हिंदू बच्चों को इस्लामिक दीनी तालीम नहीं दी जानी चाहिए। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया है, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। हम लोग यहाँ मदरसों में इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन की भी तालीम दी जा रही है। बहरहाल ये एक बहुत खुशी और मसरत का मकाम है कि हम लोग अपने पूरी आज़ादी के साथ, पूरी कानूनी आज़ादी के साथ अपने इन मदरसों को रन करते रहेंगे। तसल्ली की बात है कि ये मदरसे वाले आलिम फाजिल की डिग्रियां बेचने के नाम पे जो युवा पीढ़ी को गुमराह कर रहे थे, वो धंधा बंद हो गया। तो सर्वोच्च न्यायालय ने ये कह दिया है कि आलिम फाजिल बनाने का काम जो है ये इन का नहीं है और ये बंद कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से क्या बदलाव आएगा, अब जरा इसको समझना जरूरी है। मदरसा शिक्षा अधिनियम को मान्यता मिलने से मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख छात्रों को राहत मिल गई है। दूसरा पहलू यह भी है कि यूपी में करीब 13,000 मदरसे पहले की तरह काम करते रहेंगे। यह बात और है कि मदरसा बोर्ड अब कामिल और फाजिल की डिग्री नहीं दे पाएंगे। मतलब 12वीं के बाद मदरसों की डिग्री वैध नहीं होगी। मदरसों में मोटे तौर पर 6 से 7 डिग्रियां मिलती हैं। 5वीं तक मिलने वाली डिग्री को तहतानिया, 5वीं से 8वीं तक फौकानिया और 10वीं में मुंशी और मौलवी, जबकि 12वीं डिग्री
जो है वो आलिम कहलाती है। ग्रेजुएशन की डिग्री कामिल, जबकि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री फाजिल कहलाती है, जो अब वैध नहीं है। इसके अलावा एमफिल की डिग्री को मुमताज कहा जाता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को बहाल करने के पक्ष में दलील दी थी। सरकार की ओर से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक यूपी में 13,364 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जिनमें 12,34,388 बच्चे पढ़ रहे हैं। 560 मदरसों को सरकार से आर्थिक सहायता मिलती है, बाकियों को कोई आर्थिक मदद नहीं मिलती। मतलब ये अपना खर्च खुद वहन करते हैं। यूपी सरकार के 2022 में किए गए सर्वे के मुताबिक 8,449 मदरसे बिना किसी मान्यता के चल रहे हैं। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि जिस एक्ट को लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अदालती जंग लड़ी गई, वो अधिनियम क्या है? दरअसल 2004 में तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार के कार्यकाल में यह कानून बनाया गया था। इसमें कहा गया था कि सभी मदरसे सरकार के नियमों के अधीन होंगे। इसी कानून के तहत यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया। इसका मकसद मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर और व्यवस्थित करना था। बोर्ड पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए दिशा निर्देश देता था। बोर्ड में चेयरमैन से लेकर सदस्य तक मुस्लिम समुदाय से थे, और उसमें भी शिया और सुन्नी मुसलमानों के लिए कोटा फिक्स कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में मदरसों के मसले पर याचिकाकर्ता का यह तर्क था कि वर्ष 1908 से मदरसे चल रहे हैं, इनमें 17 लाख से ज्यादा छात्र पढ़ रहे हैं। मदरसे खत्म होंगे तो दीनी तालीम कैसे देंगे? उनका एक ही उद्देश्य है कि किसी भी सूरत में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो समाज के अंदर काम करने का क्षेत्र हो, हर जगह बंटवारे की राजनीति। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश से इनके उस मंसूबे पर निश्चित तौर से पानी फिर गया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हमेशा मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए, मदरसा शिक्षा के माध्यम से जो मुस्लिम नौजवान हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले, इस नीयत के साथ काम किया है। योगी सरकार ही ने आगे बढ़ के मदरसा शिक्षा में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवर हो, इसके लिए SCRT का कोर्स लागू किया। अब आपको सुप्रीम कोर्ट से आई एक और बड़ी खबर के बारे में बताते हैं। ये मसला निजी संपत्ति से जुड़ा हुआ है और इस पर बरसों से बहस जारी है कि क्या सरकार को आम लोगों की भलाई के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का अधिकार है। आपने अक्सर देखा होगा कि सरकार जब कोई हाईवे बनवाती है या फिर किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम शुरू करती है, तो विकास या फिर समाज की भलाई के नाम पर उस संबंधित इलाके के लोगों की निजी संपत्तियों का अधिग्रहण किया जाता है। बदले में उन्हें मुआवजा मिलता है। कई बार ऐसे मौकों पर देश में आंदोलन भी देखे गए और यह असल में बहुत बड़ा मुद्दा है। और निजी संपत्तियों पर इसी सरकारी अधिग्रहण को चैलेंज करते हुए अलग अलग समय पर सुप्रीम कोर्ट में कुल 16 याचिकाएं दाखिल की गई थी। इन याचिकाओं पर लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 1 मई को फैसला सुरक्षित रखा था और आज इस पर आदेश जारी करते हुए कहा कि हर एक निजी संपत्ति पर सरकार का अधिकार नहीं है। सरकार आम लोगों की भलाई के नाम पर निजी संपत्तियों को अपने कब्जे में नहीं ले सकती है। राज्य सरकारें कुछ मामलों में ही निजी संपत्ति पर ऐसा दावा कर सकती हैं और इसके लिए ठोस आधार देना होगा। सुप्रीम कोर्ट में इस बड़े फैसले को सुनाने वाली बेंच की अध्यक्षता CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़ कर रहे थे। उनके अलावा बेंच में 8 और जज शामिल थे, जिसमें जस्टिस BV नागरत्ना इस फैसले से आंशिक रूप से असहमत थे, जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने सभी पहलुओं पर असहमति जताई। और इस तरह से संविधान पीठ ने 7-2 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए 1978 के सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले को पलट दिया। क्या था 46 वर्ष पुराना वो ऐतिहासिक फैसला जिसे तब के जस्टिस कृष्णा अय्यर ने सुनाया था? तो उस आदेश में उन्होंने बहुत बड़ी लकीर खींचते हुए कहा था कि सभी निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को संविधान के अनुच्छेद 39B के तहत वितरण के लिए राज्य द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। इस फैसले में सोशलिस्ट थीम को अपनाया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि सरकार सार्वजनिक हित के लिए आवश्यकता पड़ने पर सभी प्राइवेट प्रॉपर्टीज को अपने अधीन ले सकती है।
लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जस्टिस अय्यर के सोशलिस्ट थीम से पूरी तरह असहमति जता दी और नए फैसले में कुछ महत्वपूर्ण तर्क दिए। जैसे कि एक तर्क ये था कि 1960 और 70 के दशक में देश का झुकाव समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर था, लेकिन 90 के दशक से भारत ने एक उदारवादी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया है और उसमें सफलता भी मिली है। ऐसे में सभी निजी संपत्तियों को सामुदायिक संसाधन कहना सही नहीं होगा। दूसरा तर्क यह है कि भारत एक विकासशील देश है और अर्थव्यवस्था का उद्देश्य विकासशील देश के सामने आ रही चुनौतियों का सामना करना है। इसीलिए भी सरकार को सिर्फ कुछ मामलों में ही निजी संपत्तियों पर दावे का अधिकार होना चाहिए। तीसरा तर्क यह दिया कि बेंच जस्टिस अय्यर की इस विचारधारा से सहमत नहीं है कि निजी व्यक्तियों की संपत्ति समेत हर एक प्रॉपर्टी को सामुदायिक संसाधन कहा जा सकता है। वैसे इस फैसले से आज एक बात और साफ हो गई कि यह आदेश सभी सरकारों के लिए बड़ा झटका है, जिसमें निजी संपत्तियों पर कब्जा करने का अधिकार संविधान से मिला हुआ है। यहां आपको बता दें कि अगर कोई कानून संविधान के अनुच्छेद 31C के तहत आता है तो उसे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। वहीं संविधान का अनुच्छेद 39B ये कहता है कि राज्य को इस तरह की नीतियां बनानी चाहिए जिससे लोगों की भलाई के लिए संसाधनों का उचित वितरण हो सके। संविधान का यह अनुच्छेद सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने पर जोर देता है। आज के दौर के हिसाब से इस पूरे मसले में संवैधानिक संरक्षण की व्याख्या नए सिरे से करने पर विमर्श हो रहा है और इसी दिशा में एक बड़ी शुरुआत आज सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है।